आज का हमारा टॉपिक है संगठन, इसके महत्व और इसकी प्रक्रिया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था मैनेजमेंट का प्लानिंग। दूसरा स्टेप होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग, यानी कि 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट फंक्शन जो हम कर चुके हैं प्लानिंग, इसकी प्रक्रिया, इसके इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, फीचर्स। तो आज हम करेंगे हमारा दूसरा फंक्शन है जो मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन, इसकी महत्व और इसकी प्रक्रिया। तो बात करते हैं कि ये जो संगठन है वो क्या होता है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा की। तो आफ्टर, यानी कि जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा, प्लानिंग जो हमने की, प्लानिंग करने के बाद उद्देश्यों का जो हमने फर्स्ट प्लानिंग प्रोसेस में उद्देश्य जो निर्धारण किए थे, जो एक प्रबंधक के द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं, इसके बाद जो कार्य किया जाता है प्रबंधकों के द्वारा वो कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन। तो फर्स्ट स्टेप प्लानिंग यानी कि नियोजन। दूसरा, नियोजन के पश्चात जो प्रबंधकों को कार्य करना होता है वो होता है संगठन। और यह संगठन जो है सेकंड फंक्शन है प्रबंध का। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया 5 फंक्शन होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। फर्स्ट हम कर चुके हैं, तो ये हमारा है सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध का दूसरा कार्य है जो प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। और तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऐसी कोई भी परिस्थिति हो जहां 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं एक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वह संगठन कहलाता है। यानी कि जो संगठन है इसके अंतर्गत जो भाईचारा है, कोऑर्डिनेशन है, इंटीग्रेशन है, वो बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर संगठन के अंदर जो तालमेल है, भाईचारा है, सहयोग की भावना है नहीं होगी तो वह अपने जो संस्था उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये सभी मिलकर वर्किंग टुगेदर फॉर सीकिंग कॉमन गोल, यानी कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन सभी बहुत ज़रूरी है एक संगठन के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम क्रिएटेड टू अचीव कॉमन गोल्स। तो हमने पढ़ा है संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। चाहे वो व्यक्ति से व्यक्ति मिलकर कार्य करना हो, चाहे व्यक्ति वो कार्य को जो करता है उनके बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए, जिसे जो है संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब बात करते हैं परिभाषा की, डेफिनेशन। तो जब व्यक्तियों का समूह मिलकर अपने प्रयासों के द्वारा उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उसे संगठन कहा जाता है। यानी संगठन के अंदर सभी व्यक्ति मिलकर संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, तो जो एक अच्छा संगठन कहलाता है, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी हो, इंटीग्रेशन भी हो, कोऑपरेशन भी हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो संगठन जो है वो बहुत अच्छा कहलाता है। ये तो थी परिभाषा। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, फीचर्स की। तो पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि कार्यों का बंटवारा। तो संगठन जो है इसके अंदर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा होता है, अनेक गतिविधियां, अनेक कार्यों को किया जाता है। तो कार्य जो हैं अनेक होने के कारण इनको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू मैनी डिपार्टमेंट। जैसे एक जो संगठन है इसके अंदर बहुत से कार्य होते हैं, उनको फिर कार्यों को बांट दिया जाता है डिपार्टमेंटों में, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। तो ये सभी विभागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक विभाग अपने से संबंधित कार्यों को देखता है और उनके ऊपर फिर एक प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है जो उनके कार्यों के ऊपर मॉनिटरिंग करता है। और फिर सभी ये विभाग मिलकर संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो फर्स्ट था हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी संस्था के कुल कार्यों को डिवाइड कर देना विभागों में और फिर उनको फिर विभाग के कार्यों को फिर आगे फर्दर डिवाइड कर देना। तो दूसरा है ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि जो संगठन है किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। संगठन जो है व्यक्तियों के समूह से चलता है, व्यक्तियों के सहयोग से चलता है, और जो सभी मिलकर, यानी कि ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन, यानी व्यक्तियों का समूह जो मिलकर संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य
करते हैं तो अकेला व्यक्ति जो है वो संगठन नहीं कहलाता। ग्रुप ऑफ एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जितने भी संगठन के अंदर कार्य करते हैं, विभाग हो चाहे वो व्यक्ति हो, सभी मिलकर कार्य करेंगे तभी वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाती है संस्था। तो ग्रुप एफर्ट इसकी एक विशेषता है। दूसरी, तीसरा है कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जितने भी भाग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, कार्य करते हैं संगठन के अंदर, तो सबका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो एक ही होता है, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति। यानी कि अगर वो अपने इंडिविजुअल उद्देश्यों को लेकर चलेंगे तो संस्था जो है वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगी या लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। तो इसीलिए जो सभी जो हैं, जितने भी विभाग हों, सभी मिलकर कार्य करें अपने संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ताकि जो संस्था है दिन रात आगे बढ़ती रहे और तरक्की करे, जिससे जो उनके कर्मचारियों को भी फायदा होगा। तो इसलिए जो उद्देश्य है वो कॉमन होना चाहिए, जिसको प्राप्त करने के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजर, यानी कि जो संगठन जो कार्य है यह प्रबंधक का कार्य है, क्योंकि प्रबंधकों के द्वारा ही किए जाते हैं। क्योंकि फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्रबंधकों के 5 कार्य होते हैं: प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, स्टाफिंग जो आप स्टाफ रखते हैं, उसके बाद आता है डायरेक्टिंग दिशा निर्देश, और फिर नियंत्रण, अंतिम कार्य जो है किए जाते हैं। तो इसीलिए तो ये कार्य, सेकंड कार्य जो है यह भी प्रबंधकों का ही एक कार्य है। और प्रबंधक जो हैं अपने कार्यों से, अपने जो है मोटिवेशन से, कर्मचारियों को साथ लेकर चलने से चलते हैं ताकि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो कोई सा भी लेवल हो। सभी जगह पर जो प्रबंधकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो प्रबंधक हैं बीच की कड़ी होते हैं संस्था के, जो नीचे कर्मचारियों से काम करवाते हैं और ऊपर जो उनके मालिक होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। और ये बीच की कड़ी है संस्था के, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप इसको, जो सभी कार्यों को मॉनिटरिंग करती है, ध्यान रखती है, सभी कार्यों का संचालन करती है। तो एक कुशल प्रबंधक का होना बहुत ज़रूरी है एक संस्था की सफलता के लिए। जितने भी एक्टिविटी हैं विभिन्न विभागों के द्वारा की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं इसके अंदर, तो हर प्रत्येक विभाग के अंदर जो है प्रत्येक अलग अलग प्रबंधक रखा जाता है जो उस कार्य को देखता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर, तो इस तरह से एचआर डिपार्टमेंट में एचआर मैनेजर। तो प्रत्येक विभाग जो कार्य हमने डिवीज़न किया था, तो प्रत्येक विभाग बनाए थे, तो प्रत्येक विभाग का प्रबंधक अलग होता है जो अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है और अपने मालिकों के प्रति भी उत्तरदायी है कि वो उस विभाग को अच्छे से चलाए और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना सहयोग दे। अब अगला जो इसका फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑर्गेनाइज इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन। तो ये प्रबंधक का ही उत्तरदायित्व बनता है कि जितने भी सदस्य उसके अंदर काम करते हैं, उसके विभाग में कार्य करते हैं या संस्था में काम करते हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो सहयोग की भावना है, जो संतुलन है, वो बनाकर रखे ताकि किसी प्रकार का उनके बीच में कोई मतभेद ना हो, आपस में सभी मिलकर कार्य करें और किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो, लोग तालाबंदी ना हो, स्ट्राइक ना हो। वो तभी संभव है कि जब सभी व्यक्ति सहयोग करेंगे, आपस में मिलकर कार्य करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, उनके बीच में भाईचारा होगा और तालमेल बढ़िया होगा। तो ये एक प्रबंधक की ड्यूटी है और संगठन का कार्य है कि इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग की भावना को बढ़ावा दें संगठन के अंदर। तो अंतिम है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी कार्य दिया जाता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए अधिकार भी दिए जाने चाहिए। तो किसी व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब आप उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए अधिकार भी देते हैं। यदि आपने किसी को कार्य तो दे दिया, अब ये काम तूने करना है, लेकिन करने के लिए अगर उसको अधिकार ही नहीं दी, उसको पावर ही नहीं दी, तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी साथ साथ चलते हैं। जो भी कर्मचारी हैं इनके बीच में संबंध है। तो कह रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उत्तरदायी आप तभी ठहरा सकते हैं कि जब आपने उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए अधिकार भी आपने उसे दिए हों। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को स्थापित करना ताकि जो प्रत्येक कर्मचारी है उसकी जवाबदेही हो उसके कार्य के प्रति संगठन में। इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है संगठन के, क्योंकि संगठन के बिना तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता।
संगठन कुशल होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, सभी मिलकर काम करने वाले होने चाहिए व्यक्ति संगठन में, सभी विभाग एक दूसरे को कोऑपरेट करें। तो फ़ायदे क्या हैं संगठन के एक संस्था को? तो पहला है स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अभी हमने काम का बंटवारा किया था। जो काम का बंटवारा किया जाता है तो वह उनकी स्पेशलाइजेशन, उनकी जो प्रत्येक व्यक्ति है जिसको जो भी काम दिया जाता है उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, ताकि जो व्यक्ति जिस काम में स्पेशलाइज हो, जिसको जो काम आता हो, उसी को उसी विभाग में उसी की रुचि के अनुसार, उसी के कार्य के अनुसार, उसकी स्किल के अनुसार दे दिया जाए, ताकि वो कार्य को अच्छे से एफिशिएंट यानी अच्छे तरीके से कर सके और तेज़ी के साथ उसको दिए गए कार्य को वो कर सके। तो पहले बंटवारा जो किया था वो जो है योग्यता के अनुसार किया जाता नहीं। जो फाइनेंस में माहिर उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगा दिया जाए, जो मार्केटिंग में है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, जो एचआर में तो एचआर डिपार्टमेंट में उसको लगाया जाए। तो इस तरह से जो व्यक्ति जिस विभाग के योग्य है, जिस कार्य के योग्य है, जिस स्किल है, उसी अकॉर्डिंग उसको उस विभाग में लगा देना चाहिए, ताकि वो अच्छे ढंग से कार्य कर सके एफिशिएंटली और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी सुधार होगा। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेल डिफाइंड यानी पहले से पता होना चाहिए कि किसको क्या करना है और किसकी क्या दायित्व हैं, किसकी क्या सीमाएं हैं, कौन किसके प्रति जवाबदेह है, किसको उसने रिपोर्ट करना है, उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्रत्येक जॉब की और प्रत्येक व्यक्ति की, ताकि वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सके और अपना जो अधिकारी है उसके प्रति वो जवाबदेह हो सके। तो उसको क्लियरली होना चाहिए अपने अधिकारों का, दायित्वों का और अपनी सीमाओं का। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारा विभाग होता है वो तभी सफल हो पाएगा, इफ़ेक्टिव होगा, सक्षम होगा कि जब वो क्लियर डिस्क्रिप्शन जॉब रिलेटेड ड्यूटी यानी कि जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सभी को अपने कार्यों के प्रति सजग हो, पता हो, दायित्वों का पता हो, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कन्फ्यूज़न होगी तो दिक्कतें आती हैं। इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है और कार्य जो है वो डुप्लीकेशन हो जाती है, यानी कि एक कार्य 2 बार हो जाता है, जिससे जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबको अपने कार्यों का पता हो, जॉब के बारे में जानकारी हो, किसको क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कोई कन्फ्यूज़न ना हो और कार्यों में डुप्लीकेसी ना हो। वो तभी संभव हो पाएगा जब सबको क्लियर हो अपने कार्य के प्रति और अपने बॉस का जानकारी हो। उसके बाद आता है आ जाता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी संसाधन है संगठन के अंदर तो हमने उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना है, उसमें किसी प्रकार की नुकसान नहीं होना चाहिए। जितने भी संसाधन है, क्योंकि हर संस्था के पास जो साधन है वो सीमित होते हैं, कर्मचारियों में कन्फ्यूज़न पैदा होगी तो वो ज़्यादा काम वेस्टेज करेंगे, एक कार्य को डबल करेंगे। तो मिनिमम को हमें वेस्टेज को मिनिमम करना है और संसाधनों का बेटर यूटिलाइजेशन करना है, ताकि जो है संस्था आदेशों का प्राप्त किया जा सके। अडॉप्शन टू चेंज, यानी कि आप जानते हैं जो कर्मचारी होते हैं जब भी कोई परिवर्तन होता है संस्था के अंदर उसका विरोध करते हैं। तो हमें इस प्रकार का इन्वायरमेंट अपनी संस्था के अंदर क्रिएट करना है ताकि जो हमारे कर्मचारी हैं वो उसका विरोध ना करें और संस्था को सहयोग करें और उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस बात का भी संस्था के द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि जो परिवर्तन हो कभी भी किसी भी प्रकार का संस्था में जो उसके कर्मचारी हैं वो उनका सहयोग करें। तो ऐसा इन्वायरमेंट हमें उपलब्ध करवाना है अपने कर्मचारियों को। तो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ कार्य करते हैं उनका भी हमने विकास करना है, उनको भी प्रगति देनी है। प्रमोशन के माध्यम से उनके जो नए नए आइडिया उनके अंदर हैं उनको अडॉप्ट करके, उनकी प्रमोशन करके, उनको जो विचार हैं उनको सुन के, उनको अधिकार देकर, अथॉरिटी देकर, यानी कि उनको भी लगे कि उनकी संस्था के अंदर वैल्यू है, उनको पूछा जाता है और उनकी जो इनिशिएटिव है और जो थिंकिंग है कर्मचारियों की उनको महत्व दिया जाए, उनको अधिकार दिए जाएँ, अथॉरिटी दी जाए, ताकि जो वर्कलोड है, जो कार्य है, उनको वो अच्छे से कर सकें और अपने आप को जो संस्था की ग्रोथ है उसमें योगदान दे सकें। इससे सबॉर्डिनेट एबिलिटी जो योग्यता है हमारे कर्मचारियों की उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि फिर वो खुश होगा और बढ़ चढ़ कर कार्यों में भाग लेगा
उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी सुधार होगा जब उसको लगेगा कि जो संस्था है उसको अपना भागीदार मानती है या उसका ध्यान रखा जाता है संस्था के अंदर। उसके बाद आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए या व्यवसाय की प्रगति के लिए जो है संगठन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो संगठन के जितने भी कार्य हैं इसको हम डिवाइड कर देते हैं विभागों में। तो प्रत्येक विभाग अपने अनुसार कार्य करता है, तो इन विभागों को उनके कार्यों के अनुसार बांट दिया जाता है। तो उनकी जो पोजीशन है, डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट लाइन है, न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज़ है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसके अनुसार हमने आगे बढ़ना है सभी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम अपने उद्देश्यों को, अपने कार्यों को और अपने जो संस्था के जितने भी थे आगे बढ़ाया जा सके, ग्रोथ की जा सके। अब बात करते हैं प्रोसेस की। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस यानी कि संगठन की प्रक्रिया। तो 4 स्टेप होते हैं संगठन की प्रक्रिया में। पहला जो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि कार्यों की पहचान करना और फिर उसका बंटवारा करना। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो जो कार्य हमने पहचान किए उनको बांटना है, जो विभाग बनाने हैं, तो एक जैसे जो गतिविधियां हैं उनको एक ही विभाग में रखा जाता है, ताकि जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि विभागों में उनका बंटवारा कर दिया जाता है, इसे डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। और फिर प्रत्येक विभाग है जिसका प्रत्येक कर्मचारी है उनको ड्यूटियां, उनका दायित्व निर्धारित कर दिया जाता है कि किसको क्या करना है, किस समय करना है और किस समय करना है, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, तो जो संगठन है वो अपनी सफलता को प्राप्त करता जाए। लास्ट में है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमें फीडबैक लेना है, मॉनिटरिंग करनी है, चेक करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जहाँ दिक्कत आती है तो उसको दूर किया जा सके। तो ये होती है हमारी संगठन की 4 स्टेप है हमारी संगठन की प्रक्रिया के। तो 1 बाय 1 अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि जितने भी संगठन के अंदर कार्य होते हैं उनकी पहले तो पहचान करनी है और फिर उनको बांट देना है। तो पढ़ते हैं इसके अंदर कार्यों की पहचान और उसका बंटवारा। तो ये फर्स्ट स्टेप है संगठन की प्रक्रिया का। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो जितने भी संगठन के कार्य करने होते हैं अंदर, उन सब की पहचान की जाती है भी कौन कौन से कार्य एक संगठन के अंदर हमने करने हैं, ताकि फिर उन्हें आगे बांटा जा सके। तो पहले उनकी पहचान की जाती है। तो उसके बाद जब वो पहचान लिए गए, कार्यों की पहचान हो गई, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क हो गया। वो सहायता करता है हमें मिसकम्युनिकेशन, यानी किसी प्रकार का जो संचार है हमारा उसमें गड़बड़ ना हो, कार्यों में ओवरलैपिंग ना हो, वेस्टेज टाइम और एफर्ट की हमें बचत हो जाती है, क्योंकि हमने पहले ही पहचान लिया अभी कौन से कार्य हमें करने हैं, किस समय करने हैं और इनको हम बांट देंगे। इससे जो है कम्युनिकेशन, जो संचार है हमारा बढ़िया होता है, ओवरलैपिंग कम हो जाती है और वेस्टेज टाइम और कम हो जाएगा, और जो एफर्ट है हमारी उसमें वेस्टेज नहीं होगी। तो पहले में हमने टोटल कार्यों का निर्धारण किया, और जब कार्यों की पहचान हो जाती है, इससे हमारा जो मिसकम्युनिकेशन, ओवरलैपिंग और वेस्टेज ऑफ टाइम बचत हो जाती है। और फिर जो टोटल वर्क है इसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू वेरियस एक्टिविटी, यानी कि जो टोटल कार्य थे इनको हमने बांट दिया विभिन्न कार्यों में, विभिन्न प्रक्रियाओं में, विभिन्न क्रियाओं में, जिसे अलग अलग व्यक्ति को उन कार्यों के हिसाब से उस जॉब को दे दिया जाएगा। तो उसके बाद आता है कि जॉब क्या है, क्योंकि सभी को जॉब देनी है जो व्यक्ति हैं हमारे। तो ए सेट ऑफ रिलेटेड टास्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि वह कार्य जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या उसे दिया गया जो वो कार्य व्यक्ति करेगा, उसे उसकी जॉब या उसका कार्य कहते हैं, जो उसके द्वारा किया जाना है। तो इट शुड बी स्पेसिफिक एंड डेफिनेट टास्क टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य किस समय और किसके द्वारा जो है वो किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और किसी प्रकार की ओवरलैपिंग ना हो और किसी प्रकार की वेस्टेज ना हो। वो तभी संभव है कि जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों की पूरी जानकारी होगी। तो पहले तो हमने कार्यों की पहचान कर ली और फिर प्रत्येक व्यक्ति उसके हिसाब से हमें देना है, उसका हम कर लेंगे डिवीज़न, यानी कि बंटवारा। तो जो डिवीज़न है वो किस आधार पर हो जाता है, स्पेशलाइजेशन के आधार पर, यानी कि जो व्यक्ति जिसकी जो स्किल है उसकी स्पेशलाइजेशन है,
तो उसी के आधार पर उसको हमने बांट देना है, उसी को वही कार्य दे देना है। और इससे क्या होगा, और अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इससे जो हमारा बच सकेंगे हम, जो कार्य है वो 2 बार नहीं होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कार्य को देंगे तो डुप्लीकेसी कम होगी। डिवीज़न ऑफ वर्क लीड टू सिस्टमेटिक वर्किंग, यानी कि अगर जो डिवीज़न है वो वर्क का हमने सही ढंग से कर दिया है तो इससे जो संगठन है, इसके जो कार्य हैं वो व्यवस्थित तरीके से होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सबको पता लग चुका है किसको कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। तो जो भी कार्य होंगे वह सब व्यवस्थित तरीके से होंगे। जो डिवीज़न ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब लीड टू स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो भी हमारा कार्य है उसको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने बांट दिया है, और जो व्यक्ति के अंदर जैसी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, कैपेबिलिटी है, उसको उसी कार्य में ही लगा दिया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को संगठन के अंदर एक जॉब या एक कार्य दिया जाता है, जो जैसी योग्यता रखता है उसको उसी के अनुसार कार्य दे दिया जाता है। तो दूसरा आता है, पहला तो था कार्यों की पहचान और उसका बंटवारा। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन कह लो या ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी कह सकते हैं इसको, विभागीकरण, यानी कि विभाग बना लेने। तो विभाग किस आधार पर बनाए जाते हैं यह हमने पहले भी पढ़ा है। जो एक जैसी गतिविधियां होती हैं, एक जैसे कार्य किए जाते हैं, तो उनको एक ही विभाग के अंतर्गत रख लिया जाता है, यानी कि ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स, यानी कि एक जैसे कार्य और एक जैसी गतिविधियों को एक ही विभाग के अंतर्गत रखा जाता है, एक ही सेक्शन में रखा जाता है, जिसे डिपार्टमेंट कहते हैं या विभाग कहते हैं। और प्रत्येक विभाग का एक हेड होता है, मुखिया होता है, जो अपने विभाग के प्रति जवाबदेह होता है। तो प्रत्येक कंपनी में विभागों का निर्माण किया जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो पहले भी बताया था हमने, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ये सभी विभाग होते हैं हमारे। तो जो अपना अपना कार्य देखते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस संबंधित, मार्केटिंग HR का। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो जो टॉप लेवल है उसको रिपोर्ट करता है, जो प्रतिदिन की कार्य की जो रिपोर्ट होती है अपने उच्च अधिकारी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है जो मैनेजर होता है। और इट फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन है उसको फाइनेंस मैनेजर बना दिया जाता है, जो मार्केटिंग का है वो मार्केटिंग में देखता है, जो HR में स्पेशलाइज्ड है उसको HR में मैनेजर बनाया जाता है। प्रत्येक विभाग में उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको विभाग दे दिया जाता है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे फिर वो प्रबंधक हो। और इन विभागों को 2 आधार पर बांटा जाता है, उनके कार्यों के आधार पर और उनकी संरचना के आधार पर, यानी कि डिविजनल उनको बांट दिया जाता है। आगे फर्दर विभागों को आगे पढ़ेंगे डायग्राम के अनुसार। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट जो होते हैं वो किस आधार पर बनते हैं, उन्हीं कॉमन कार्यों के आधार पर, यानी कि ऐसे कार्य जो एक जैसे हैं उनको एक विभाग में फंक्शन यानी कार्यों के आधार पर उनका बंटवारा। और दूसरा होता है डिविजनल डिपार्टमेंट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप प्रोडक्ट के आधार पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर और कस्टमर के आधार पर, इन सब के आधार पर उसका जो विभागीकरण किया जाता है। तो 2 प्रकार के होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट। टोटल डिपार्टमेंट जो होते हैं इनको आगे बांट दिया जाता है। यह है डायग्राम। मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने डिपार्टमेंट बना दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो फिर जो एक जैसी गतिविधियां हैं उसको एक ही विभाग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे प्रोडक्शन से संबंधित है, प्रोडक्शन का नियंत्रण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, परचेजिंग करना, तो ये सभी एक जैसे कार्य हैं जो प्रोडक्शन से संबंधित हैं, तो इनको प्रोडक्शन विभाग के अंतर्गत रखा गया। तो फाइनेंस से संबंधित है, जैसे कैपिटल बजटिंग संबंधी निर्णय लेने, चालू संपत्तियों संबंधित या बजट बनाने, ये सारे फाइनेंस से संबंधित हैं, तो इनको फाइनेंस विभाग के अंतर्गत कार्यों को रखा गया। और HR डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करना, नियुक्तिकरण करना, उनका प्लेसमेंट करना, उनको समय समय पर ट्रेनिंग देना और फिर कर्मचारियों की प्रमोशन करना, उनकी ट्रांसफ़र करना, तो ये सभी कार्य जो हैं वो HR डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, तो HR विभाग के अंतर्गत आते हैं। मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट करना, सेल प्रमोशन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य करना। तो इस तरह से प्रत्येक जितने कार्य होते हैं संस्था के अंदर उनको पहले कार्यों के साथ से विभागीकरण कर दिया जाता है, डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, और फिर जो एक जैसे कार्य हैं उनको एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसे कहते हैं विभागीकरण। अब तीसरा स्टेप है प्रक्रिया का। पहला तो कार्यों की पहचान करना, फिर उन्हें बांट देना
यानी कि उनका डिवीज़न कर देना। तो डिवीज़न कर दिया हमने, डिपार्टमेंट बना दिए, एक जैसे कार्यों को एक जैसे डिपार्टमेंट के अंतर्गत रख लिया। तो डिपार्टमेंट बन चुके हैं, फिर जो डिपार्टमेंट बने हैं उनको उत्तरदायित्व भी देना है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, कौन क्या करेगा। तो इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि जो भी उनके कार्य हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उन्हें बता दी जाएं कि किसको कौन सा कार्य करना है और किसके क्या दायित्व होंगे, किसी क्या जवाबदेही होगी। तो ये निर्धारण करना हमने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ के अंतर्गत। तो ये कहता है कि जैसे ही डिपार्टमेंट का निर्धारण हो जाता है, डिपार्टमेंट डिसाइड कर लिए जाते हैं, तो डिपार्टमेंट इज प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक को उसका मुखिया बनाकर, यानी कि डिपार्टमेंट हेड जिसको बोलते हैं, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट का एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर। तो इस तरह से जो विभाग हमने बनाए गए हैं, प्रत्येक विभाग को एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि उसका प्रबंधक नियुक्त कर दिया जाता है जो उसका कार्यों को देखता है, जिसके अंतर्गत वो सारे कार्य किए जाएंगे। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रत्येक प्रबंधक था या प्रत्येक व्यक्ति है या प्रत्येक कर्मचारी है जो उस विभाग में कार्य करेगा, तो सबके जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्धारण कर दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस पोस्ट पर है उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्वों का पता होना चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या उसके ड्यूटीज़ है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैच द नेचर ऑफ वर्क एंड कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू whom द वर्क इज़ गिवन, यानी कि तो हमें ये ड्यूटी देते समय ये ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया जा रहा है, क्या वह व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मार्केटिंग से संबंधित था उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला गया, जो फाइनेंस का था उसको मार्केटिंग में भेज दिया हो ताकि वो उस कार्य को अच्छे से ना कर पाए। तो इस बात का ध्यान रखना है ड्यूटी देते समय या ड्यूटी लगाते समय कर्मचारियों की आपने मैचिंग करनी है कि जो कार्य जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है, क्या वह व्यक्ति उस कार्य को करने में समर्थ है या नहीं। जो व्यक्ति जिस कार्य में समर्थ है उस व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हर कर्मचारी को बता दी जाती हैं और उसके जॉब डिटेल दी जाती है, उसे जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर सब उसकी जानकारी होती है, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसकी अधिकार होंगे, तो सब उसे बता दिया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं जिसके अंदर उसकी पूरी जानकारी होती है, ताकि उसे पता हो, क्लियर हो कि क्या उसके दायित्व होंगे, किसके प्रति वो जवाबदेह होगा, कौन उसका बॉस होगा, किसको उसने जवाबदेही है, तो कि कौन उसको आदेश देगा। तो हर चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ड्यूटी हम निर्धारण कर देते हैं ताकि प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को क्लियर हो कि किसको कौन सा कार्य करना है और क्या उसके दायित्व हैं। उसके बाद आता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, यानी कि विभागों का कार्यों का निर्धारण हो गया, उसका बंटवारा हो गया, बंटवारा करके हमने विभाग बना दिए, प्रत्येक विभाग में कर्मचारी नियुक्त कर दिए, उनकी योग्यता के अनुसार उनकी जवाबदेही तय कर दी। तो फिर हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि जो भी कर्मचारी हैं वो जो सूचनाएं हैं एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, प्रेषित करेंगे, उनके बीच में संबंध स्थापित करना, यानी कि कौन सा व्यक्ति किसको सूचित करेगा, कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा, कौन किसके अंडर में कार्य कर रहा है और कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा, ताकि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ड्यूटी तो लग गई, ड्यूटी तो हमने साइन कर दी थी, तो अब उनको बताना है कि जो रिपोर्टिंग है उनकी, जो उनका संचार है, जो सूचनाएं हैं, वो किससे प्राप्त करेंगे, किसके प्रति जवाबदेह होंगे और किसको उनको रिपोर्ट करना है, कौन उनका बॉस होगा। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस का जो अंतिम हमारी जो चरण है वो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑल द इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं, कौन सा कर्मचारी किसको रिपोर्ट करेगा, वो किससे जो संचार है वो करेगा, किसको वो सूचनाएं देगा, कौन उसका बॉस होगा, ये सब उसको जानकारी होनी चाहिए। तो कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य में जुटे होते हैं, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, जिसे संगठन कहते हैं, तो उनको अपने संबंधों के बारे में पूरी जो क्लियर जानकारी होनी चाहिए कि कौन उसका बॉस कौन है, यानी सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, किसके प्रति वो जवाबदेह है। तो उसको अपने संबंधों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट को पता हो कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, किसके क्या राइट्स हैं।
ताकि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो एवरीबडी शुड नो हु इज़ सुपीरियर हु इज़ सबॉर्डिनेट, हमने बता दिया पहले आपको। इसका उद्देश्य क्या है करने का, ताकि जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जो कार्य करेंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेट रहे, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, उद्देश्यों को प्राप्त आसानी से किया जा सके संस्था के। ताकि ये तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को ये पता हो वो उसका बॉस कौन है, किसको वो रिपोर्ट करेगा, किसके प्रति वो जवाबदेह है, क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, और जिसे संस्था के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपना जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसी के अनुसार कार्य करेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो जो अधिकार का रिपोर्टिंग करेगा, जो अधिकारी होते हैं उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए उस कार्य को करने की, ताकि वो उस कार्य को खुशी खुशी कर सके। यानी कि जो भी जब आप जवाब दे डिसाइड करते हैं किसी को, तो उसके बाद उसकी अथॉरिटी चलती है, यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति तभी जवाबदेह हो सकता है जब आप उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए अधिकार भी दें, और वो व्यक्ति तभी सेटिस्फाई होकर वो काम करेगा जब उसको उस कार्य को करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। और अंत में समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए कर्मचारियों की जो भी कार्य कर रहे हैं समय समय पर, ताकि यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, एरर है, उसको ठीक किया जा सके, ताकि किसी प्रकार की कर्मचारियों को कोई भी परेशानी ना हो। जब भी कोई परेशानी आती है तो दे कैन बी मेड इमीडिएटली, यानी उसका उसी समय समाधान किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर परेशानियां यूं ही चलती रहेंगी, कर्मचारी के साथ वो परेशानी में रहेगा, कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो संस्था सफ़र करेगी, संस्था को नुकसान है। तो इसलिए जैसे ही कर्मचारी को कोई परेशानी आए, मूल्यांकन में नज़र आता है जो कमियां, तो उनका समाधान जो है उसी समय किया जाना चाहिए। तो ये आज का दूसरा टॉपिक है जो हमारा यहीं समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा है जो संगठन है इसके फीचर क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, और इसकी जो है प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस। तो ये यहीं समाप्त होता है आज का हमारा टॉपिक। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।